नमस्कार साथियों, उत्कर्ष क्लासेज के बीपीएससी प्लेटफॉर्म पर मैं पंकज एक बार फिर से आप सभी प्रतियोगी साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम प्रतिदिन एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करते हैं, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज एक और नया महत्वपूर्ण टॉपिक हमने चुना है। उस टॉपिक का नाम है इटली के द्वारा जो घोषणा किया गया था, तो इटली की घोषणा और प्लान बाल्कन। ठीक है, आज इस इटली की घोषणा के बारे में हम बड़े ही विस्तार से जानेंगे और प्लान बाल्कन के बारे में भी बड़े ही विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, यहाँ से परीक्षा में सवाल अक्सर पूछे जाते रहे हैं, तो आगे भी पूछे ही जाएंगे। इस बात के लिए तो आप निश्चिंत रहिए। इस पूरे सेशन को बिना स्किप किए हुए जो है दोस्तों आप अंत तक देखिए। निश्चित रूप से जो भी अवधारणात्मक बातें हैं, चूंकि हम राष्ट्रीय आंदोलन जो पढ़ रहे हैं, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, तो इस टॉपिक में हम कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बारी बारी से एक एक टॉपिक को एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए आगे जानने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है ना। तो अब हम भारत छोड़ो आंदोलन कर लिए, कैबिनेट मिशन कर लिए, उसके बाद प्रत्यक्ष कार्यवाही भी हो गई भारत में। ठीक है, अब हम जब यह तय हो गया कि अब अंग्रेज समझ गए, जो ब्रिटिश नेता थे, वो ब्रिटिश प्रशासन थी, वो समझ गए कि अब भारत में जो रहना है वह मुश्किल है, अब नहीं रह सकते भारत में। तो इसलिए जो है इटली, जो तत्कालीन समय में वहाँ का ब्रिटिश प्रधानमंत्री था, उसने अपनी एक ऐतिहासिक घोषणा की थी। तो पहले उसके बारे में जानेंगे और फिर प्लान बाल्कन के बारे में बारीकी से जानेंगे कि ये प्लान बाल्कन क्या है। दोस्तों, तो आज के इस पूरे सेशन को आप बड़े ही ध्यान से समझिए, बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए। निश्चित रूप से यहाँ से वो बहुत उपयोगी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं आज, जो आपके परीक्षा हॉल में आपके प्रश्नों के उत्तर को सही करवाने वाली है। दोस्तों, ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो इटली की घोषणा की गई थी उसके बारे में। जब कैबिनेट मिशन विफल हो गया जिन्ना के हठधर्मिता की वजह से, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित कर दिया और पूरे देश भर में जो है भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भयंकर सांप्रदायिक दंगे फैल गए थे। ठीक है, उसके बाद जो अंतरिम सरकार का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के बाद, तो उसके भीतर भी गतिरोध बढ़ने लग गए थे। ठीक है, और ऐसे परिस्थितियों को देखते हुए यही वो परिस्थितियां थी जब ब्रिटिश सरकार ने भारत को छोड़ने के निर्णय का जो है आधिकारिक रूप से घोषणा किया था ब्रिटिश संसद में। दोस्तों, ठीक है ना। अंतरिम सरकार में जो जब मुस्लिम लीग शामिल हुई थी, तो वित्त मंत्री कौन था? लियाकत अली खान। और लियाकत अली खान जो है, उसका उद्देश्य ये नहीं था कि सरकार अच्छी तरीके से चले। लियाकत अली खान और मुस्लिम लीग जो शामिल हुई थी अंतरिम सरकार में, जो अंतरिम सरकार पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में चल रही थी, तो उसका उद्देश्य था कि सरकार के कामों में लगातार अरंगे लगाओ। ठीक है, और अरंगे लगाओगे तो फिर वो धीरे धीरे जो है, जो हम पृथक पाकिस्तान चाहते हैं, हम सरकार को चलने ही नहीं देंगे। सरकार, कोई देश में कोई काम होने ही नहीं देंगे। सरकार गठन हो गया, इसका मतलब क्या है? प्रधानमंत्री नेहरू को बना दिया, इसका मतलब क्या है? तो वो इसी नकारात्मक मनोवैज्ञानिक उसके साथ जो है, माइंड सेट के साथ जो है, वह सरकार में शामिल ही हुआ था। इसी के लिए, इसी की प्रतिक्रिया स्वरूप जब समस्या इतनी बढ़ गई थी, तो सरदार पटेल ने कहा था कि भाई, अगर हमको एक चपरासी की भी नियुक्ति भारत के अंदर करनी है, तो उसके लिए भी हमको जो है लियाकत अली के परमिशन की जरूरत होती है। बिना उसके परमिशन के जो है हम एक चपरासी की नियुक्ति भी जो है भारत के अंदर करने में सक्षम नहीं है। दोस्तों, जब ऐसी परिस्थितियां बन गई थी, और उस समय लॉर्ड बेवेल इस प्रशासनिक गतिरोध को संभालने में असफल हुए, सांप्रदायिक गतिरोध जो हर जगह दंगे फैल रहे थे, उसको संभालने में असफल हो गए थे। ठीक है, उसी के बाद जो है ब्रिटिश सरकार इस त्वरित निर्णय पे पहुंची, इस साहसिक निर्णय पे पहुंची कि अब भाई जितना जल्दी हो भारतीयों के हाथ में भारत का प्रशासन दे दो और वहां से वापस आ जाओ, क्योंकि अब अपने बस में नहीं है भारत में शासन करना। ठीक है, यही वो पृष्ठभूमि थी जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने जो है ब्रिटिश संसद में 20 फरवरी 1947 ईस्वी को एक ऐतिहासिक घोषणा की थी। यह परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों महत्वपूर्ण है, स्थिति को ध्यान रखेंगे।
इटली ने कब घोषणा की थी? 20 फरवरी 1947 ईस्वी को एक ऐतिहासिक घोषणा की थी। कहाँ की थी? हाउस ऑफ कॉमन्स में की थी। ये इटली, क्लेमेंट इटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे और इन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में 20 फरवरी 1947 को घोषणा की कि हम मतलब अंग्रेज 30 जून 1948 से पहले जो है, मतलब एक लकीर खींच दी कि 30 जून 1948 तक जो है किसी भी हाल में भारतीयों को अनिवार्य रूप से सत्ता सौंप देंगे और हम वापस आ जाएंगे। इटली ने जो यह तिथि फिक्स की, ये 30 जून 1948 का जो तिथि फिक्स किया था इटली ने, इसके पीछे भी कारण था। इसके पीछे क्या कारण था दोस्तों? इसको समझने की जरूरत है, बहुत बारीक बात है। यह कारण, यह तिथि जो फिक्स, अब पहले क्या था? पहले जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था तो हमने पिछली कक्षाओं में कई बार चर्चा की है कि कुछ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग जो थे, वो चाहते थे कि भाई देश को तुम कब आजाद करोगे, उसके लिए एक टाइम बताओ हमको। तुम हमको खाली डोमिनियन स्टेटस बता रहे हो कि डोमिनियन स्टेटस देंगे, डोमिनियन स्टेटस देंगे, इससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, हम तुम्हारा झुनझुना नहीं बजाते रहेंगे, तुम हमको बताओ कि तुम कब देश को आजाद कर रहे हो, कब भारतीयों को पूर्ण स्वतंत्रता मिलेगी, पूर्ण स्वराज मिलेगा। ऐसे नेता भी थे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सक्रिय। ठीक है, लेकिन अंग्रेज टाल मटोल कर रहा था, ब्रिटिश प्रशासन टाल मटोल कर रहा था। तारीख पे तारीख वाली बात जो है वो अब आई है, इससे पहले कोई तारीख ही नहीं दिया था। अब इटली 20 फरवरी को एक तारीख तय कर दिया। ठीक है, वो तारीख क्या था? 30 जून 1948। कहा कि भाई इस तिथि तक जो है हम निश्चित रूप से भारतीयों के हाथ में सत्ता सौंप के जो है हम वापस आ जाएंगे। और यह तारीख इसलिए फिक्स कर दिया क्योंकि अब ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा भारत को संभालना जो है बहुत टेढ़ी खीर साबित हो रही थी। पहले तो चूंकि जब वो उपनिवेश बनाया तो अपने हितों के लिए, अपने आर्थिक हितों के लिए भारत को उपनिवेश बनाया, जी भर के 200 सालों तक शोषण किया, भारत को निचोड़ लिया। अब उसके बाद उसके निचोड़ने के लिए यहाँ कुछ बचा नहीं था। ठीक है, जिम्मेदारियां अधिक बढ़ गई थी, यहाँ के लोग अधिक सक्रिय हो गए थे, तो ऐसे लोगों के सामने देश को संभालना उनके लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही थी। ठीक है, तो इन्हीं परिस्थितियों में उसने इस तिथि की घोषणा की थी 30 जून 1948 की। और इस तिथि को घोषित करने का जो दूसरा सबसे बड़ा कारण था वो यह था कि भारत के अंदर चूंकि अब कई मिशन भी 1942 का जो आंदोलन हुआ उसके प्रभाव से जो मिशंस आए वो असफल होते गए लगातार। हिंदू और मुस्लिम के बीच में गतिरोध बना रहा, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच में जो है गतिरोध लगातार बना रहा। तो कोशिश तो किया जाता था, बेबेल ने भी शिमला कॉन्फ्रेंस बुलाया था, उसने भी कोशिश किया था कि भाई मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसी एक मुद्दे पे आकर के सहमत हो जाए। CR फॉर्मूला के तहत श्री राजगोपालाचारी ने भी प्रयास किया था कि ये लोग एक हो जाएं और जो मतभेद है, जो गतिरोध है, उसको खत्म किया जाए और देश को आज़ाद करवाया जाए और सबके सम्मिलित प्रयास से पहले देश को आज़ादी मिलनी चाहिए। कैबिनेट मिशन योजना के तहत भी यही सब हुआ। मुस्लिम लीग जो है पहले सहमत हुई और जब लगा कि हमें संप्रभु पाकिस्तान नहीं दिया जाएगा, ऐसी व्यवस्था नहीं है कैबिनेट मिशन के प्रावधानों में, तो जिन्ना ने अपना समर्थन वापस ले लिया, कैबिनेट मिशन को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, तो जब लगा कि अंग्रेजों को लगा, ब्रिटिश प्रशासन को लगा कि भाई ये लोग तो गतिरोध सुलझाने के लिए तैयार ही नहीं है, उनके अपने शर्तें हैं, इनके अपने शर्तें हैं, तो इसलिए उसने एक तिथि तय कर दी कि भाई देखो ये तिथि है, जल्दी से जल्दी तुम जो है आपस का जो गतिरोध है इसको खत्म करो, बातचीत से इसका समाधान निकालो, नहीं तो हम अपने तरीके से कदम उठाएंगे और हमें जो करना होगा वो हम करेंगे। तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव क्रिएट करने के लिए जो है, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए भारत के नेताओं के ऊपर जो है इटली ने इस 30 जून 1948 का एक लकीर खींच दिया कि भाई इस तिथि तक जो है हमको भारत छोड़ के आना ही आना है। ठीक है ना, तो यह मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का भी जो है एक प्रयास था। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, और कहा कि ये समय इसलिए हम दे रहे हैं, घोषणा कब हो रही है? 20 फरवरी
1947 ईस्वी को घोषणा हो रही है दोस्तों, ठीक है। 20 फरवरी 1947 को घोषणा हो रही है इटली की घोषणा। और डेट कब का दिया है? 30 जून 1948 का डेट दिया है। तो ये जो बीच का जो गैप है, जो टाइम है, वह बोला इटली कि हम इसलिए ये समय दे रहे हैं कांग्रेस को और मुस्लिम लीग को कि भाई आप लोग आपसी मतभेद बुला करके जो है इस समय तक रेडी हो जाओ, क्योंकि हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। और इटली ने स्पष्ट कहा कि निश्चित समय तक एक पूर्ण संविधान सभा जिसमें सभी वर्ग शामिल हों के द्वारा एक सर्वसम्मत संविधान अगर बन गया तो अच्छी बात है, और अगर नहीं बना तो ब्रिटिश सरकार यह तय करेगी कि निश्चित तिथि पर जो है केंद्रीय सरकार को सत्ता दी जाए या कुछ क्षेत्रों को जो है पृथक रूप से प्रांतीय सरकारों को स्वतंत्र कर दिया जाए कि भाई आपको जो मन फुराए सो कीजिए, ठीक है। तो यह भय फैलाने का एक दबाव बनाने का इटली का प्रयास था कि अगर संविधान सभा तैयार हो जाती है, ठीक है, जिसके लिए सबकी सहमति हो और संविधान बन जाता है तो अच्छी बात है, और अगर ऐसा नहीं होने दोगे तो ये हम अपने हिसाब से निर्णय लेंगे कि प्रांतीय सरकार के हाथ में सत्ता दें या क्षेत्र को पृथक करने के लिए छोड़ दें, उनके हाथ में ही छोड़ दें, उनके हाल पे ही छोड़ के वापस आ जाएं, या एक केंद्रीय सरकार का गठन करें, उसकी स्थापना करें दोस्तों, ठीक है ना। देशी रियासतों के मामले में इटली ने साफ साफ कहा था कि भाई ब्रिटिश सर्वोपरिता के अंत के साथ ही देशी रियासतों को ब्रिटिश क्राउन के द्वारा दी गई जितनी भी सुरक्षाएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन यह सर्वोपरिता किसी अन्य सरकार को हस्तांतरित नहीं होगी। यहां भी अस्पष्टता रखी गई थी, ठीक है, कि जब तक अब ब्रिटिश सर्वोपरिता है तब तक तो देशी रियासतों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, तब तक तो हम करेंगे, लेकिन इसके बाद हम जो है हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, और न ही हम भारत को और न ही हम पाकिस्तान को जो है तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी हस्तांतरित करेंगे कि भाई तुम देखना इन देशी रियासतों को, तो तुम अपना जानो, तुमको जो करना हो तुम करो, ठीक है। इसी परिस्थिति में लॉर्ड बेवेल के स्थान पे लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय बना करके भेजा गया था दोस्तों। इटली के देशी रियासतों पे रुख को आपने जान लिया, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड बेवेल के स्थान पे जो है लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय बना करके जो है भेजा गया था, ठीक है। और लॉर्ड माउंटबेटन को कहा गया था कि जितना जल्दी हो सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को जो है पूरा करो। भारतीय सेना के सुरक्षित विघटन या विभाजन, अगर भारत पाकिस्तान विभाजन होता है तो सेनाओं का भी विभाजन करना पड़ेगा, तो इन सबको ठीक से मैनेज करो और उसके बाद तुम जो है वापस आओ, ठीक है, भारत से सत्ता छोड़ के। और ये लॉर्ड माउंटबेटन जो थे दोस्तों, ये भारत में अंतिम ब्रिटिश वायसराय थे। इसे ध्यान रखेंगे, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन थे, तो भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे दोस्तों। इसे ध्यान रखेंगे, यहाँ से परीक्षा में सवाल अक्सर पूछ लिए जाते हैं। अब इस पे हम विभिन्न राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया को एक बार समझते हैं, ठीक है ना। मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया की अगर बात करें तो इसने इटली की घोषणा में जो प्रांतीय सरकारों को सत्ता सौंपने का जो प्रावधान उसने कहा था कि भाई अगर 30 जून से पहले गतिरोध सुलझ गया तो ठीक है, और नहीं सुलझा तो फिर हम प्रांतीय सरकार को दे देंगे अधिकार। तो जिन्ना को लगा कि हो यहाँ पे उसको अपने लिए एक संदेश लगा, उसको लगा कि ठीक है, अगर हम गतिरोध उलझा के रखेंगे, अगर सुलझेगा नहीं तो क्या होगा, ब्रिटिश सरकार प्रांतों को पृथक पृथक अधिकार दे देगी और फिर हम बाद में जो है अपने तरीके से पाकिस्तान बना लेंगे, ठीक है। तो जिन्ना को ऐसा लगा, तो इसलिए जिन्ना ने क्या किया, मुस्लिम लीग ने क्या किया कि भारत के क्षेत्रों में फिर से जो है दंगे भड़काने प्रारंभ कर दिए थे। हमने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस वाले टॉपिक पे दंगे के बारे में बहुत ही विस्तार से जाना है, चर्चा किया है देश के विभिन्न हिस्सों के बारे में, ठीक है। तो मुस्लिम लीग के नेतृत्व में देश के विभिन्न प्रांतों में जो है, जैसे असम में, पंजाब में, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में, ठीक है, जितने भी जगह मुस्लिम लीग की सरकार नहीं थी उन सभी गैर लीगी सरकारों को जो है गिराने का प्रयास किया गया, और सरकार गिराने के लिए जो है विभिन्न जगह दंगे फैला दिए गए, हिंसक आंदोलन जो है वो चला दिया गया ताकि वो सरकारें गिर जाएं, ठीक है ना, सरकारी तंत्र जो है विफल हो जाए,
ठीक है, और फिर अधिकतम क्षेत्रों को जो है पाकिस्तान में शामिल करने का दावा ठोक दें। इस रणनीति पे कौन चल रही थी? मुस्लिम लीग चल रही थी, जिन्ना चल रहा था। ठीक है, ये मुस्लिम लीग की रणनीति थी कि पाकिस्तान में अधिकतम क्षेत्रों को क्या किया जाए, शामिल किया जाए, और इसके लिए जहां जहां पे जिन जिन प्रांतों में गैर मुस्लिम लीग की सरकार थी, जहां मुस्लिम लीग की सरकार नहीं थी, वहां के सरकारों को गिराने का और स्थिर करने का जो है दोस्तों, वो कुटिल प्रयास लगातार मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया। दूसरी ओर अगर हम कांग्रेस की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इस समय तक यह बात बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया था कि अब देश के विभाजन को टाला नहीं जा सकता है, अब देश का विभाजन करना ही पड़ेगा। ठीक है, और इसलिए मार्च 1947 ईस्वी में कांग्रेस कार्य समिति ने एक प्रस्ताव पारित किया, और इस प्रस्ताव में क्या पारित किया कि भाई पंजाब को और बंगाल को जो है विभाजित कर दो। ठीक है, कांग्रेस ने मार्च 1947 में एक प्रस्ताव पारित किया, और इस प्रस्ताव में पंजाब और बंगाल के विभाजन की मांग की गई। क्यों? क्योंकि अगर पहले ही इन सब चीज को अंतिम निर्णय होने से पहले अगर विभाजन कर दिया जाएगा पंजाब का और बंगाल का, तो गैर मुस्लिम बहुल जो हिस्से हैं, जहाँ पे मुस्लिम बहुल आबादी है, वो तो जिन्ना छोड़ेगा नहीं, उसको तो पाकिस्तान में शामिल करा ही लेगा अंग्रेजों से बात करके। तो कम से कम जिन क्षेत्रों में हिंदू बहुल आबादी है, उन क्षेत्रों को जो है हम अपने भारत के साथ शामिल कर पाएंगे, जोड़ के रख पाएंगे। यह स्ट्रेटजी किसकी थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की थी, और इसी लिए जो है मार्च 1947 में कांग्रेस कार्य समिति ने प्रस्ताव भी पारित किया गया था दोस्तों। ठीक है ना। और जवाहरलाल नेहरू जो कांग्रेस के तत्कालीन समय में सबसे बड़े नेता थे, तो उन्होंने स्वीकार भी किया था कि बेबेल जो है ना, उनका ये कमेंट था कि बेबेल मलबे की तरह काम कर रहा है। नेहरू जी ने कहा था कि बेबेल जो है, लॉर्ड बेबेल जो वायसराय था, वो उनके बारे में नेहरू जी की प्रतिक्रिया थी कि बेबेल एक मलबे की तरह काम कर रहा है। ठीक है ना। जबकि इटली की घोषणा जो है, इसने अनिश्चितता को भारत के अंदर खत्म किया है। तो उस तिथि से पहले पहले जो है हम लोग कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकालेंगे। और रास्ता क्या निकलेगा? अब कांग्रेस समझ ही चुकी थी कि अब तो भारत का विभाजन करने में ही जो है भलाई है। ठीक है ना। यही वो पीरियड था जब सरदार पटेल ने कहा था कि भाई अगर शरीर के किसी अंग में कैंसर जैसी बीमारी, घातक बीमारी हो जाए, तो पूरे शरीर को धीरे धीरे नुकसान हो, पूरा शरीर ग्रसित हो जाए उस बीमारी से, उससे बेहतर है कि उस अंग को काट के फेंक दो, हटा दो। तो अब धीरे धीरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मनोदशा भी जो है इस तरीके से नियंत्रित और संचालित होने लगी थी दोस्तों। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं प्लान बाल्कन की, जिसे डिकी बर्ड नाम से भी जाना जाता है, डिकी बर्ड प्लान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। यह प्लान बाल्कन है क्या, एक बार इसे भी बड़े ही ध्यान से समझिए, यह आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। जब माउंटबेटन वायसराय बन के, अंतिम गवर्नर जनरल बन के भारत आया था, तो माउंटबेटन के भारत आने के बाद जो है दोस्तों, माउंटबेटन भारत कब आया था? 24 मार्च 1947 ईस्वी को। ठीक है। अब इससे जुड़ी हुई एक तथ्य जो आपको जानना चाहिए वो क्या, कि कैबिनेट मिशन जो है, कैबिनेट मिशन भी जो भारत आया था, ये कब आया था? मार्च 1946 को। ठीक है। और जो कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा था, ये इसी 24 मार्च को पहुंचा था। 24 मार्च को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा था। इसे ध्यान रखेंगे, ये जुड़ी हुई चीजें हैं, इसलिए चीजें, चूंकि जब एक दूसरे से चीजों को आप जोड़ के सोचते हैं, देखते हैं, तो वो चीजें याद रखने में आसानी होती है दोस्तों। ठीक है। तो जब माउंटबेटन भारत आए थे कब? 24 मार्च 1947 ईस्वी को। तो माउंटबेटन ने देश की स्थिति को देखा, और देश की गंभीर परिस्थितियों को देखते हुए जो है इन्होंने अप्रैल 1947 ईस्वी में, मार्च में आए ही थे, फिर अप्रैल में जो है इन्होंने एक अपना गुप्त योजना तैयार किया। ठीक है। और यही गुप्त योजना जो है हम प्लान बाल्कन के नाम से जानते हैं, डिकी बर्ड प्लान के नाम से जानते हैं दोस्तों। ठीक है ना। चूंकि ये डिकी बर्ड प्लान इसलिए कि माउंटबेटन के उपनाम पे से यह जुड़ा हुआ था। यह जो डिकी बर्ड प्लान था, यह माउंटबेटन का
उपनाम था डिक्की बर्ड। ठीक है, इसे जो प्लान बाल्कन या डिक्की बर्ड प्लान है दोस्तों, इसे इसमें योजना के नाम से भी जो है ऑफिशियली इसे इसमें योजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसमें योजना। ये इसमें कौन थे दोस्तों? ये इसमें जो थे ये मुख्य सलाहकार थे। ठीक है, मुख्य सलाहकार थे ये, तो इसलिए इसमें जिन्होंने उसको लिपिबद्ध किया था, इसमें ने इस प्लान को लिपिबद्ध किया था, तो इसलिए जो है इस प्लान बाल्कन और डिक्की बर्ड प्लान को जो है इसमें योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसे ध्यान रखेंगे, परीक्षा में गलती नहीं करना है दोस्तों। परीक्षा में कंफ्यूजन पैदा करने के लिए ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। प्लान बाल्कन नाम डाल देगा, डिक्की बर्ड प्लान नाम डाल देगा, इसमें योजना नाम डाल देगा। तो ये इसमें योजना जो है एक यूनिक नाम है, तो यहाँ से परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं। अब हम एक बार इस योजना के प्रमुख प्रावधानों की बात कर लें दोस्तों। इसमें जो सबसे प्रमुख प्रावधान तो क्या था कि प्रत्येक प्रांत, जैसे पंजाब हुआ, बंगाल हुआ, मद्रास हुआ, इसको एक स्वतंत्र संप्रभु इकाई के रूप में माना जाना था। ठीक है, बंगाल को, पंजाब को, मद्रास को, ऐसे जो प्रांत थे देश के अंदर, इसको एक स्वतंत्र संप्रभु इकाई की मान्यता दी जानी थी। इसके साथ ही विकल्प वाली बात भी थी कि प्रांतीय विधानसभाओं को यह तय करने का अधिकार था कि वे एक साथ मिलकर भारत संघ का हिस्सा बनना चाहते हैं या प्रस्तावित पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। ठीक है, या अपना एक पृथक स्वतंत्र अस्तित्व बना करके रखना चाहते हैं। ठीक है, पंजाब और बंगाल का जो ये प्रांत था, तो इन दोनों प्रांतों की विधानसभाओं के सदस्यों को दो हिस्सों में बैठकर अलग से मतदान करना था कि वो अपने प्रांत का विभाजन चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। ठीक है, भारत के देशी रियासतों को भी यह छूट दे दी गई थी। इस प्लान के अंदर जो प्रावधान था उसके तहत यह छूट दी जाती थी भारत के देशी रियासतों को कि भाई वो किसी भी संघ में शामिल होना चाहता है, भारतीय संघ में शामिल होना चाहता है, भारत में शामिल होना चाहता है, पाकिस्तान में शामिल होना चाहता है, या पूरी तरीके से जो है स्वतंत्र रहना चाहता है। यह विकल्प जो है देशी रियासतों के लिए रखा गया था। विकल्प की स्वतंत्रता की बात हमने कर ही ली कि विभिन्न प्रांतीय विधानसभाओं को यह अधिकार दिया गया था कि भाई तुम भारत में रहना चाहते हो, भारतीय संघ का हिस्सा बनना चाहते हो, या जो प्रस्तावित पाकिस्तान का निर्माण होना है उसमें शामिल होना चाहते हो। यह विकल्प प्रांतों को भी दे दिया गया था। तो कुल मिलाकर के जो है यह समस्या का समाधान नहीं कर पाता, इससे समस्याएं जो है दोस्तों और अधिक बढ़ने ही वाली थी। ठीक है ना। फिर क्या हुआ कि माउंटबेटन, गर्मी का मौसम था। अब गर्मी में तो पता ही है कि ये लोग सीधे शिमला की वादियों में चले जाते थे, वो नीचे दिल्ली में नहीं रहते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ तो बहुत गर्मी थी। ठीक है, तो पहाड़ की वादियों में ठंडी ठंडी हवा खाने के लिए ये लोग शिमला पहुँच जाते थे। ठीक है, तो माउंटबेटन शिमला में था, तो वहीं पे नेहरू जी को गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया अपने घर। और जब वहाँ पे नेहरू जी गए तो नेहरू जी गेस्ट बन के गए थे। तो नेहरू जी को इसने, माउंटबेटन ने सबसे पहले अनऑफिशियल तरीके से जो है इस डिक्की बर्ड प्लान जो है, बाल्कन प्लान जो है, इसके सभी प्रावधानों के बारे में बताया। ठीक है, मसौदा दिखाया इस डिक्की बर्ड प्लान का। अब नेहरू जी तो आग बबूला हो गए, वो बहुत बेचैन हो उठे वो। तो नेहरू ने चेतावनी दी कि यह भारत के छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडन का जो है एक नींव बनेगा, यह कारण बनेगा कि यह जो डिक्की बर्ड प्लान है कि प्रांत अलग रहना है तो रहो, भारत के साथ रहना है तो रहो, देशी रियासत को कि भारत में रहोगे कि पाकिस्तान में रहोगे कि अकेले रहोगे। ठीक है, तो यह एक ऐसी व्यवस्था बन जाती अगर इस पे मुहर लगता, तो जिससे भारत छोटे छोटे टुकड़ों में जो है विखंडित हो जाती और यूरोप के बाल्कन देश की तरह जो है टूटकर आपस में ही लड़ती झगड़ती, गृह युद्ध फैल जाता, अव्यवस्था अराजकता फैल जाता। ठीक है ना। तो इसलिए नेहरू जी ने इसका कड़ा विरोध किया था। ठीक है, उसके बाद नेहरू जी का यह भी मंतव्य था इस प्लान के बारे में कि भाई केंद्र सरकार तो पूरी तरीके से कमजोर हो जाएगी जब देश में सैकड़ों स्वतंत्र रियासत जो है वह काम करने लगेगी अपने अपने तरीकों से, प्रांत अलग अलग तरीकों से रहने लगेगी, तो क्या होगा? देश में गृह युद्ध फैल जाएगा, सिविल वार होने लगेगा।
पूरी जनता जो है त्रस्त हो जाएगी, देश आग में झुलस जाएगा। अब देश कहाँ बचेगा? यहाँ तो गृह युद्ध फैला हुआ है कि छोटा छोटा क्षेत्र है और सब कहता है कि हम ही यहाँ के शेर हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जो है अलगाववाद को बढ़ावा देता यह योजना, तो इसलिए इसको नेहरू जी ने इसका कड़ा विरोध किया था शिमला में माउंटबेटन के समक्ष, ठीक है दोस्तों। नेहरू जी ने इस योजना को प्रांतीयता और अलगाववाद को बढ़ावा देने वाला कहा था दोस्तों, ठीक है। तो अराजकता के हवाले करना जैसा होता इस योजना को स्वीकार करना, ठीक है ना। तो जब इस योजना को नेहरू जी ने जबरदस्त तरीके से प्रत्युत्तर विरोध किया तो माउंटबेटन समझ गया कि हो ये तो मानने वाला नहीं है। जब ये नहीं मानेगा तो फिर क्या हुआ? उसके बाद 3 जून योजना आया, माउंटबेटन योजना आया। तो माउंटबेटन योजना पे हम एक अलग सेशन लेकर के भी आएंगे, उस पर बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन नेहरू के तीखे और कड़े विरोध के बाद माउंटबेटन ने भांप लिया था कि कांग्रेस इसको कभी भी स्वीकार नहीं करेगी, ठीक है ना। तो इसलिए माउंटबेटन ने इस प्लान को त्याग दिया, ठीक है। ये प्लान बालकन जो है इसको माउंटबेटन की जो गुप्त योजना थी उसको इसने त्याग दिया और अपने संवैधानिक सलाहकार जो उस समय पे थे उसके बीपी मेनन, ठीक है। ये बीपी मेनन संवैधानिक सलाहकार थे माउंटबेटन के। तो बीपी मेनन द्वारा तैयार की गई एक वैकल्पिक योजना पे जो है काम शुरू हुआ। और मेनन की सलाह क्या थी? मेनन जी ये चाहते थे कि भारत को दर्जनों स्वतंत्र राज्यों में बांटने के बजाय जो है डोमिनियन स्टेटस के आधार पर जो है अधिराज्य का दर्जा दे करके केवल 2 हिस्सों में जो है विभाजित कर दिया जाए, ठीक है। तो देश के विभाजन की जो आधिकारिक बात जो निकल करके आई थी फाइनली, वो कहाँ से आई थी? वो किसके सलाह पे आई थी? यहाँ सवाल पूछे जा सकते हैं। वो संवैधानिक सलाहकार थे माउंटबेटन के, कौन? बीपी मेनन। तो बीपी मेनन ने ही यह बात कहा था कि भाई पूरे देश को जो तुम बांटोगे टुकड़े में, अलग अलग प्रांत जो दर्जनों प्रांत बन जाएंगे, स्वतंत्र राज्य बन जाएंगे, तो उससे तो स्थिति और खराब ही होगी। तो उससे अच्छा है कि डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे दो और केवल 2 हिस्से में, भारत में और पाकिस्तान में जो है विभाजित कर दो। यह प्रस्ताव किनका था? यह प्रस्ताव बीपी मेनन संवैधानिक सलाहकार के रूप में माउंटबेटन को दिए थे, ठीक है। और इसी संशोधित रूप को जो है 3 जून योजना या माउंटबेटन योजना के नाम से बाद में जाना गया दोस्तों, ठीक है। जिसने भारत के छोटे छोटे प्रांतों में विखंडन को रोक के जो है एक बड़े संप्रभु राष्ट्र के रूप में, एक भारत और एक पाकिस्तान, 2 बड़े संप्रभु राष्ट्र के रूप में जो है निर्माण का मार्ग जो है प्रशस्त किया था दोस्तों, ठीक है। बालकन प्लान जो था यह अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति जो 200 साल पहले से चली आ रही थी उसका अंतिम तार्किक चरम परिणति था दोस्तों, ठीक है ना। अंतिम जो हिंदू और मुसलमान इन्होंने जो 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा जो इसने सांप्रदायिकता का बीज बोया था, वो अभी 1947 ईस्वी की हम बात कर रहे हैं। इस समय आकर के जो है उसी सांप्रदायिकता का जो बीज उसने वहां बोया था उसकी चरम परिणति जो है प्लान बालकन के रूप में दिखती है दोस्तों, ठीक है। अगर नेहरू ने शिमला में इसका पुरजोर विरोध नहीं किया होता तो आज की परिस्थिति क्या होती? इसका आज की परिस्थिति ये होती कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो है दर्जनों छोटे छोटे देश हैं, दर्जनों छोटे छोटे राज्य हैं जो खुद के ऊपर राज कर रहे हैं, ठीक है ना, जिनके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है, और छोटे छोटे कमजोर देश हैं और सब आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, अखाड़ा बना हुआ है। तो यह नेहरू की दूरदर्शिता ही थी जिसने प्लान बालकन का पुरजोर तरीके से विरोध किया और माउंटबेटन अपनी इस गुप्त योजना को जो है आगे नहीं बढ़ा पाया और वहीं पे इसे वापस लेने को मजबूर होना पड़ा दोस्तों। तो इस प्रकार इस प्लान बालकन डिकी बर्ड प्लान के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी इसे हम इसमें योजना के बारे में के नाम से भी जानते हैं। इसे ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में कि इसमें योजना का संबंध किससे है, किसके द्वारा जो है इसे लाया गया था। तो निश्चित रूप से हमने विस्तार से इसके बारे में चर्चा की है। तो आज के इस सेशन से संबंधित अगर परीक्षा में सवाल पूछे जाएंगे तो निश्चित रूप से जो है
वो टॉपिक से बाहर नहीं जाएंगे, इस सेशन में ही उसका उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, तो आप पूरे सेशन को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए, निश्चित रूप से परीक्षा हॉल में आपको इसका लाभ मिलने वाला है। हम फिर जल्द में एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद।